हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 8 की गणित की पहली प्रश्नावली आज के इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसमें आपको कौन कौन सी प्रश्नावली इसमें पढ़नी है। तो पहली प्रश्नावली में आपको कौन कौन सी जो बेसिक चीज़ें वो आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, उनकी हम इसमें जानकारी आपको दे देते हैं। पहली प्रश्नावली का नाम है आपके परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। इससे पहले परिमेय संख्या से पहले आपको एक तो प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या के बारे में, और एक आपको पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनके बारे में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पहले दे देते हैं। फिर इसका जो परिमेय संख्या है, उनके जो आपके गुणधर्म है, वो सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और 3 सवाल इसमें टोटल है, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जो इसमें इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम बता देते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके प्राकृत संख्या। तो ये आपके सामने 8वीं की गणित की पहली प्रश्नावली है, परिमेय संख्या। इसका हम नया सिलेबस जो आया है उसके अनुसार आपको इसमें बेसिक परिचय करवा देते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता तो भी आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो पहली प्रश्नावली जिसका नाम है आपके परिमेय संख्या, उसमें सबसे पहले आपको देख लेना है कि परिमेय संख्या से पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या से पहले भी हम थोड़ा सा अंकों के बारे में देख लेते हैं। तो अंक जो होते हैं वो 0 से लगा के 9 तक आपके गणित में अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये अंक है, और इन अंकों से आगे संख्या बनती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या की, जिसको हम n से लिखते हैं। प्राकृत संख्या को n से लिखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको शुरुआत 1 से होती है, 1 से लगा के अनंत तक के जो नंबर है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं, इसको W से लिखा जाता है। प्राकृत संख्या में आगे 0 भी लगा दिया जाए यहाँ पे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक जाती हैं। ये इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, ये अपना ऐप है, वहाँ पर इसकी सारी PDF वगैरह मिल जाएगी। पूरी किताब आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, एक भी दिन आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, 14। और 2 का भाग पूरा किस किस में जाता है? जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो या फिर 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। विषम संख्या के बारे में बात करें तो उसको ऑड नंबर कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके विषम संख्या के रूप में जानी जाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या है आपके ये अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। वह संख्या जो केवल खुद के पहाड़े में ही आती हैं या एक के पहाड़े में आती हैं। पहाड़े में आने का मतलब यह है कि उसमें केवल एक का और खुद का ही भाग जाता है। तो एक और खुद का भाग जाता है, या फिर उसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद ही होता है और एक होता है, और दोनों ही गुणनखंड अलग अलग होते हैं। जैसे आपकी संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सभी जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो 1 से लगा के 100 तक की गिनती में आपके टोटल जो संख्या है अभाज्य संख्या। तो ये 1 से लगा के 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। इनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो 25 अभाज्य संख्या हैं, कौन कौन सी है? तो ये आप यहाँ 2 से लगा के 97 तक की जो सारी संख्या आपके इसमें शामिल हो जाएगी, ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखी हुई है। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी विषम होगी आपकी। अगला प्रश्न है कि 2 के अलावा सभी जो अभाज्य संख्या वो विषम है, केवल 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती हैं। बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या मतलब वो संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। अभाज्य के 2 ही गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सारे के सारे आपके अभाज्य संख्या के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर बात कर लेते हैं 1 की। तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। 1 न तो भाज्य की गिनती में आता है, न ही अभाज्य संख्या की गिनती में आता है। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं हम 1 की, तो 1 न तो भाज्य आएगा न ही अभाज्य आएगा। फिर भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्या ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं आपके, वैसे आपको एक बार परिभाषा देख लेनी चाहिए। ऐसी 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्या जिनका 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं हो, जैसे 2, 3 है, 5, 9, 11 हैं, 4, 21, 70 हैं, ये सभी आपके सहअभाज्य संख्या है। अब आपके 8वीं की जो किताब है वो यहाँ से शुरू होती है। पहली प्रश्नावली परिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्या से पहले आपको परिमेय संख्या में भी पूर्णांक संख्या काम आती है, तो पूर्णांक को हम देख लेते हैं। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर नंबर, इसको आई से दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्या के उनकी ऋणात्मक नंबर तथा शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त संख्या, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये जीरो के दोनों तरफ चलती हैं, ये जीरो के दाईं तरफ भी चलती हैं, जीरो के बाईं तरफ भी चलती हैं। इसको हम एक संख्या रेखा पे समझते हैं, बीच में जीरो है, जीरो के ये जो दाईं तरफ है वो आपके धनात्मक संख्या है, और जीरो के बाईं तरफ की जो नंबर है वो आपके ऋणात्मक संख्या, ये आपके माइनस के रूप में जाने जाती हैं। अब फिर आपके है जीरो, तो जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगी आपके धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, और जीरो आपके न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। जो जीरो के दाईं तरफ पे है वो आपके धनात्मक संख्या है, धन पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो के बाईं तरफ आपके माइनस की संख्या है, वो ऋण पूर्णांक कहलाती है। जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। ठीक है, पूरी आपको गणित करवाई जाएगी इसी चैनल के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप उसको डाउनलोड कर लेना, PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अब आपकी जो प्रश्नावली है, मेन प्रश्नावली, वो यहाँ से शुरू होती है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर। वे संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या को Q से लिखा जाता है, ये Q, जहाँ पर Q बराबर P/Q होता है, स्मॉल q, और जहाँ पे P और Q है वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो ये आपके पूर्णांक संख्या है। और Q का मान जहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है। यानी कि माइनस की जैसे 1/2 है, 1/2 है, 3/4 है, माइनस का 1/2 है, ये सभी आपके परिमेय संख्या के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि ये 0/1 तो आपके नंबर परिमेय संख्या होती हैं, 0/1 तो, लेकिन 1/0 आपके परिमेय संख्या नहीं होगी। तो थोड़ा सा ये आपको अलग से ध्यान रखना है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। तो ये आपके परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी। अब आपको परिमेय संख्या के बारे में पूछेंगे कि क्या आपकी जो संख्या दे रखी है वो कौन कौन सी परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या, माइनस के 3/2, 5/-3, 7 को हम 7/1 के रूप में लिख लेंगे, तो ये परिमेय संख्या है। फिर माइनस के 8 को हम -8/1 के रूप में लिख लेंगे। 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो 0 को हम 0/1 के रूप में लिख लेंगे, तो 0 एक परिमेय संख्या आ जाएगी। तो ये सभी आपके परिमेय संख्या हैं। 2 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। 2 कोई सी भी परिमेय संख्या, जैसे ये 1/2 है और 3/4 है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अनंत परिमेय संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है, इतनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अब आपको जो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म हैं वो आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आता है समवृत्तता का नियम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। समवृत्तता का नियम तो ये कहलाता है कि अगर आप A और B को जोड़ेंगे और तीसरी जो संख्या आएगी C, अगर A और B को जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या आएगी C। इसमें समवृत्तता कैसे सिद्ध करेंगे कि अगर A एक प्राकृत संख्या है और B भी एक प्राकृत संख्या है, तो इन दोनों की जो जोड़ होगी वो जोड़ भी क्या आएगी, आपकी प्राकृत संख्या ही आएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, एक संख्या 1 है और दूसरी संख्या अपने पास में 2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास में 3 आएगा। तो 3 भी, यहाँ पर 1 भी एक प्राकृत संख्या है और 2 भी एक प्राकृत संख्या है। इसका मतलब जोड़ेंगे तो जो जोड़ आएगी, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, वो भी आपकी एक प्राकृत संख्या ही होगी। ठीक है, तो ये तो आपके इसमें जोड़ में हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी में भी कर सकते हैं। तो 1 - 2 करेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर देखो, ये 1 तो आपके प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, लेकिन उत्तर जो आ रहा है वो आपके प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में माइनस नहीं आता है। तो ये प्राकृत संख्या के लिए जो माइनस होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी समवृत्तता का नियम में नहीं आती हैं, जोड़ में ही आती हैं। इसके अलावा गुणा में आ जाएगा, 1 × 2 करेंगे तो ये 2 आएगा। तो 1 प्राकृत, 2 प्राकृत और 2 भी प्राकृत। तो गुणा में भी आपके प्राकृत संख्या जो समवृत्तता का नियम का पालन करती हैं। अब आपको बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म की। तो क्या ये मान लो एक परिमेय संख्या है, A एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है, और इसका जो जोड़ बाकी करेंगे वो भी अगर आपके परिमेय संख्या आती हैं, ठीक है, जैसे आपके ये 1/2 है
और यहाँ पर जैसे 1/4 कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं हम 3/4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 1, ठीक है, 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 आएगा, तो ये जोड़ करेंगे तो 4/4 आएगा, जिसका उत्तर 1/1 आ जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और उत्तर आया वो भी हमारा परिमेय संख्या है। यानी कि जोड़ बाकी करने के बाद में उत्तर अगर आपका जो दोनों पर संख्या थी वो की वही आ जाए वैसे वैसे नंबर, तो वो आपके परिमेय संख्या के रूप में जानी जाती हैं, तो वो समरूपता का नियम का पालन करेगा। यहाँ पर ए भी परिमेय है, बी भी परिमेय, तो सी भी परिमेय है, तो समरूपता का नियम पालन करेगा। अब कौन कौन पालन करेगा? देखो, जोड़ करेंगे तो भी परिमेय आएगा, माइनस करेंगे तो भी परिमेय ही आएगा, गुणा करेंगे तो भी परिमेय ही आएगा, लेकिन भाग करने पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपका संख्या है वो परिमेय संख्या समृद्ध है जो आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे भाग के जोड़ हो जाएगी, बाकी हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, ये तीनों ही तो आपके परिमेय संख्या का समृद्ध नियम पालन करता है, लेकिन भाग इसमें पालन नहीं करेगा। कैसे हो देखो, जैसे हमारे पास में एक परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है, इसमें दूसरी परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं 0 का, 0 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1 में अगर हम 0 का भाग देंगे तो ये वापस जो उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये देखो नीचे जो संख्या है वो आपके 0 के रूप में आ गई, और जबकि q का मान आपके 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भाग जो है आपके वो समरूपता का नियम का पालन नहीं करता है, केवल जोड़ बाकी गुणा भाग गुणा में ही ये जो नियम का पालन करता है। तो ये आपके भाग में नहीं करेगा। थोड़ा सा आपको इसको हम काट देते भाग में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो जाएगा, लेकिन ये भाग में नहीं होगा। फिर आता है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता जो होती है उसमें आपको क्रम चेंज करने पर जोड़ बाकी गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सेम टू सेम आपको वैसे ही देखना है, जैसे आपके इसमें दे रखा है कि आपके क्रम विनिमय में ए में बी जोड़ेंगे या बी में ए जोड़ेंगे, उत्तर सेम ही आएगा। जैसे ए का मान आपके 3 है, बी का मान आपके 7 है, बी का मान आपके ए का मान 3 है और बी का मान 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 7 आएगा। अब चाहे 3 में 4 जोड़ो या फिर 4 में 3 जोड़ो, दोनों के उत्तर आपके 7 ही आने वाले हैं। तो क्रम विनिमय का नियम का तो ये पालन करती हैं कि कौन सी करेगी? परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे बट्टे के रूप में आ जाए आपके 1/2 में जब हम जोड़ेंगे 3/4 को, तो यहाँ पर दोनों परिमेय संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो या 1/2 में 3/4 जोड़ो या फिर 3/4 में 1/2 जोड़ो, दोनों के उत्तर आपके सेम ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेम उत्तर आएगा उसी को हम कहते हैं क्रम विनिमयता, यानी कि दोनों के संख्या के आपस में जो बदलने पर उनके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3 जोड़ो, ये क्रम विनिमयता का कहलाता है। पलटने पर आपके जोड़ और गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। वैसे ही आपके इसमें भी भाग है वो इसमें क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करता है, बाकी जोड़ बाकी और गुणा ये तीनों तो आपके क्रम विनिमय का नियम का पालन करेगी। फिर आपके सहचारिता का नियम, जिसको हम सहचारी कहते हैं। सहचारिता में आपके कोई 3 नंबर है, ABC 3 नंबर है। इसमें क्या होता है कि किसी भी 2 संख्या को एक साथ लेके पहले जोड़े गुणा करें घटाएं और तीसरी संख्या को बाद में जोड़े घटाएं। जैसे हमारे पास में 3 नंबर है तो पहले हम B और C को जोड़ रहे हैं, फिर हम A को जोड़ेंगे, या फिर हम पहले A और B को जोड़ दें और फिर हम इसमें C को जोड़ लेंगे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं आता है, सेम ही इसमें उत्तर आता है। जैसे उदाहरण के लिए A का मान मान लो 2 है, B का मान 3 है और C का मान आपके 4 हैं। अगर हम पहले इस B और C को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 2 में फिर हम 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम पहले A और B को जोड़ लेते हैं, जैसे 2 + 3 और इसमें जोड़ लेते हैं हम C का मान 4 को, तो 2 और 3 कितने हैं? 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा? 9 आएगा। इसमें भी 9 ही आया और इसमें भी 9 ही आया, यानी कि आगे पीछे करके जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये आपका सहचारी नियम कहलाता है। फिर आपके आते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए जीरो जो है वो आपके योज्य तत्समक के रूप में जाना जाता है। योज्य तत्समक का मतलब किसी भी परिमेय संख्या में क्या जोड़ें कि कोई परिवर्तन नहीं आए, वही का वही आ जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 0 जोड़ने पर। तो 0 जो है वो इसमें परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक के रूप में जाना जाता है। 0 जोड़ने पर घटाने पर उसमें उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो योज्य तत्समक क्या होता है? परिमेय संख्या के लिए 0 होता है। एक होता है योज्य प्रतिलोम। जब भी योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना होगा उसका जो निशान है वो बदल लेंगे।
प्लस की संख्या होती है उसको माइनस में कर देंगे, और a बटा b के रूप में दे रखा है प्लस में, तो उसको हम माइनस का a बटा b कर देंगे। जैसे आपको 2 का योज्य तत्समक, 2 योज्य प्रतिलोम पूछे तो आप -2 बताएंगे, और जैसे यहाँ पे दे रखा आपके माइनस का 3 या 3/4, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। केवल प्लस माइनस बदलता है योज्य प्रतिलोम में, संख्या नहीं बदलती है, ठीक है। लेकिन जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो आपस में बदल जाते हैं, वो आगे हम चर्चा करते हैं। ये रहा आपका गुणात्मक तत्समक। सभी परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, ठीक है। एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कई परिवर्तन नहीं होता है, वही का वही नंबर वापस आपके आ जाता है। तो एक जो है वो आपके तत्समक गुणात्मक तत्समक के रूप में जाना जाता है सभी परिमेय संख्याओं के लिए। तो फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो प्रतिलोम मतलब उल्टा करना है। ए को प्रतिलोम ज्ञात करना है तो ए को a बटा a के रूप में लिखेंगे, और a बटा b का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसको हम a बटा b को b बटा a लिखेंगे। कुल मिला के जो संख्या दे रखी है, अगर सिंगल नंबर दे रखा है, अकेला नंबर, जैसे 5 दे रखा है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसको तो हम 1 के बटा में लिखेंगे। चाहे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, निशान नहीं बदलेगा, निशान वही आएगा। अगर ये बट्टा में पहले से दे रखा है, जैसे 2/3 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी। 2/3 का क्या बन गया, 3/2 बन गया ये गुणात्मक प्रतिलोम में। तो ऐसा हम आगे काम करेंगे, इसको हम और देखेंगे। एक लास्ट नियम और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं, जो वितरकता का नियम है। वितरकता का नियम ये कि एक संख्या को अलग अलग संख्या के साथ में जोड़ बाकी के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना। जैसे a का गुणा हो रहा है b प्लस c के साथ में, तो ये a का गुणा b के साथ में भी हो रहा है, a का गुणा c के साथ में भी हो रहा है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये योग के लिए है। तो a का गुणा b प्लस c से करेंगे तो a इंटू b कर सकते हैं और प्लस a इंटू c कर सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस में है तो a इंटू b और a इंटू c करेंगे। तो ये आपका जो नियम है वो वितरकता का नियम कहलाता है। तो ये आपने देख लिया वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या से पहले हमने प्राकृत संख्या देखी थी, जो गिनती बोलते हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। फिर 0 भी इसमें आता है तो वो पूर्ण संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये 0 इसमें पूर्ण संख्या है, और जो 0 के दोनों तरफ चलती है धनात्मक और ऋणात्मक, वो आपके पूर्णांक के रूप में जानी जाती हैं। और परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब तक हमने ये चीज़ें पढ़ी, फिर हमने इनका गुणधर्म पढ़ा था। पहला नियम होता है समवर्तता का नियम। जो पूर्ण संख्या होती हैं वो सभी जो योग के लिए समवर्त होती हैं, लेकिन बाकी के लिए वो समवर्त नहीं होती है, माइनस में चली जाती संख्या। गुणा के लिए जो आपके पूर्ण संख्या वो समवर्त होती हैं और भाग के लिए नहीं होगी। फिर आपके पूर्णांक संख्या है, योग के लिए समवर्त हैं और घटाने के लिए समवर्त हैं और आपके गुणे के लिए समवर्त हैं, लेकिन ये भाग के लिए समवर्त नहीं होगी। फिर आपकी आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है आपके वो पूर्णांक के लिए समवर्त होती हैं, ठीक है। 2 पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो तीसरी जो संख्या आएगी वो आपके पूर्णांक संख्या ही आएगी, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे दे रखी है 2 परिमेय संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो भी एक 2 परिमेय संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का लिए a प्लस b भी एक परिमेय संख्या ही आती हैं। इसी को हम समवर्तता का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का व्यवकलन घटाएंगे, a माइनस b करेंगे तो वो भी आपके परिमेय संख्या ही आएगी। फिर आपके गुणे के लिए देख लेते हैं। तो गुणे के लिए किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को a और b अगर हम गुणा करेंगे तो उत्तर जो आएगा वो भी आपके एक परिमेय संख्या ही आता है। तो जोड़ भी पालन करता है, माइनस भी पालन करता है और गुणा भी पालन करता है, समवर्तता का नियम का पालन करता है। लेकिन भाग को चेक कर लेते हैं, तो भाग जो होगा वो आपके समवर्तता के नियम को पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप 0 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ के बाकी सभी को देखते हैं तो फिर भाग आपकी जो परिमेय संख्या में समवर्त हो जाएगा। लेकिन 0 अगर शामिल है तो परिमेय संख्या के लिए वो समवर्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। फिर आपकी ये कुछ संख्या दे रखी है कि वो समवर्त है या नहीं है, तो हम बाद में देख लेंगे। पहले क्रम विनिमयता को देख लेते हैं। यानी कि क्रम विनिमयता का मतलब आपके जोड़ करने पर, तो जो परिमेय संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती हैं। देखो जोड़ में भी करती हैं क्रम विनिमयता का नियम, माइनस में भी करती हैं, माइनस में आपके जो माइनस में आपके व्यवकलन में आपके परिमेय संख्या है वो आपके क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती हैं। थोड़ा सा ऊपर मैंने अगर आपको बता दिया तो उसको वापस चेक कर लेना। माइनस जो है वो आपके क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा, जबकि गुणा करेगा और भाग नहीं करेगा, ठीक है। भाग क्रम विनिमय के लिए
नहीं है। और फिर आपकी आती है साचरिता सहचरिता। तो सहचरिता में आपको सीधा ही चलना है परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या के लिए सहचरिता का पालन करती हैं योग, योग के लिए पालन होता है। और माइनस के लिए हम देख लेते हैं कि माइनस के लिए साचर्य है या नहीं। तो परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए साचर्य नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। गुणा जो होता है वो परिमेय संख्याओं के लिए साचर्य का कार्य करता है। तो परिमेय संख्याएं गुणन है जो साचर्य होती हैं। ए को बी से गुणा करो, फिर सी से कर लो, या फिर पहले बी को सी से करके फिर ए से कर लो, उत्तर सेम ही आते हैं। लेकिन भाग जो है वो पूर्णांकों के लिए परिमेय संख्याओं के लिए साचारी नहीं होगा। तो ये तो था आपके साचारिता का नियम। फिर एक आपकी वितरकता का नियम है, वो हम देख लेते हैं। शून्य की भूमिका हमने देख ली। शून्य जो होता है वो तस्मक के रूप में काम आता है, योज्य तस्मक के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। परिमेय संख्याओं के लिए योग के लिए शून्य एक तस्मक कहलाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। और आपके एक की भूमिका, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर वही नंबर आता है, इसलिए एक को परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक कहते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उल्टा करना होता है। योज्य में प्लस का माइनस करते हैं और गुणात्मक में बट्टे वाले को चेंज कर लेते हैं, ए बटा बी को बी बटा ए लिखते हैं। फिर परिमेय संख्याओं के लिए गुणन पर योग और पर वितरकता। वितरकता में आपको क्या करना है, जैसे संख्या आपको कोई कॉमन दिखे, जैसे आपकी संख्या दे रखी इस प्रकार से कि 1/2 और इसको लिखना है 3/4 प्लस 5/6 के साथ में। तो ये जो आपकी 1/2 है वो दोनों के साथ में गुणा हो जाएगा। 1/2 इंटू 3/4 और प्लस में आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 5/6। तो ये जो नियम लिखा हमने योग के लिए वितरकता का नियम है। यहाँ पर अगर माइनस है तो फिर हम यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे। ये व्यवकलन के लिए गुणन पर वितरकता का नियम हो जाएगा। कुल मिला के दोनों में जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको हम एक बार लिख के कोष्टक में बंद कर सकते हैं इस रूप में। ये हमारा वितरकता का नियम होता है। तो अब आपकी जो अगली प्रश्नावली है, ये एक्सरसाइज है पहली प्रश्नावली। इसमें आपको कुछ नियम लिखने केवल, और पहली प्रश्नावली समाप्त है। ये 2 ही सवाल है इस प्रश्नावली में। प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का आपको नाम बताना है। यहाँ पर देखो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर रहे हैं और वही नंबर आ रहा है, तो वही नंबर आ रहा है तो ये आपका गुणन तस्मक हो जाएगा। 1 से गुणा करने पर वही नंबर आता है तो गुणन तस्मक वाला नियम लगता है। ये इस रूप में है। ये परिमेय संख्या है a बटा b, इसको हम गुणा करेंगे a से, तो ये, या फिर a बटा b को a को गुणा कर लो a बटा b से, तो भी उत्तर इसका आपका a बटा b ही आएगा। इसलिए ये आपके गुणन में तस्मक के रूप में जानी जाती हैं। फिर यहाँ पे 13/17 को बाद में लिखा हुआ है, 2/7 को पहले लिखा हुआ है, यानी कि ये इस रूप में है, a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, दोनों एक ही, ये आपके क्रम विनिमय का नियम पालन करती हैं। और जो है आपके अगला प्रश्न है कि ये आपके गुणात्मक प्रतिलोम में 19/29 को 29/19 से गुणा करके 1 ला रखा है, तो ये आपके 1 आ रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सा नियम लग रहा है, तो a बटा b, ठीक है, पहले a को b और c से गुणा करके फिर a से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर पहले a और b को गुणा करके फिर c से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी कर रखा है, या फिर यहाँ पे a इंटू बी और इंटू में c कर रखा है, तो दोनों ये सेम ही है। सहचरिता का ये नियम कहलाता है। तो ये था आपकी पूरी प्रश्नावली, इसको हमने सोल्व कर लिया और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी प्रकार से आगे की प्रश्नावली में भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर इसकी PDF वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एक आपके उदाहरण है इसमें, ये तो ये भी देख लेना। इसमें ये आपके तीसरा उदाहरण है, इसमें आपके क्रम विनिमय और वितरकता के नियम से इसका मान आपको ज्ञात करना है। मैं अलग से और वीडियो इसका पूरा सोल्यूशन के रूप में आपको बता दूंगा, इन 3 सवाल का और 3 उदाहरण का। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। पूरी गणित आपको यहाँ पे इसी प्रकार से सोल्व करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।